हेलो और नमस्ते। मैं अनुभूति सिंह हूँ द्वारा रिसर्च की ओर से और आपका हमारी स्पेशल सीरीज में बहुत स्वागत है। इस सीरीज का नाम है एक्सेस रिड्रेसल एंड फाइनेंस इन यूपी या पहुंच पैसा निवारण और उत्तर प्रदेश। ये सीरीज द्वारा रिसर्च जो एक वित्तीय सम्वेषण अनुसंधान है और खबर लहरिया जो एक पुरस्कार विजेता जर्नलिस्टिक एस्टैब्लिशमेंट है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में काम करता है, उनके बीच में एक विशेष सहयोग है। इस प्रोजेक्ट में हम यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोगों की 6 कहानियां देखते हैं, जिसमें हम पता करना चाहते हैं कि वे अलग अलग आवश्यकताओं के लिए कैसे फाइनेंस या वित्तीय तक पहुंचते हैं और उनकी यात्रा कैसी दिखती है। इस पहले सेशन में जहाँ पे हम मानिकपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय की महिलाओं पर नजर डालते हैं, जिनकी दिन प्रतिदिन की आय कोविड महामारी के दौरान ट्रेन सस्पेंड या बंद होने की वजह से खत्म हो गई है। ये आदिवासी महिलाएं लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए रोज सुबह पास के जंगलों में जाती हैं, जैसा कि कविता जानती हैं, वो इस वीडियो की रिपोर्टर थी। तो ये जो लकड़ियां कलेक्ट करती हैं उन्हें बेचने के लिए वो पहली ट्रेन लेती हैं, पास के शहर जाती हैं और वहाँ पे ये लकड़ियां बेच के जो उनकी दैनिक आधार पर या डेली बेसिस पे आवश्यक राशन वापस लाती हैं। तो आज की हमारी बातचीत के लिए हमारे साथ है मिस्टर अरुण शर्मा, भारत सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के डायरेक्टर, और मिस कविता बुंदेलखंडी जो कि खबर लहरिया की प्रधान संपादक और इस वीडियो की इस आदिवासी समुदाय पर जो वीडियो है उसकी प्राथमिक संवाददाता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं सेशन शुरू करना चाहूंगी और अगर आपके कोई भी प्रश्न है प्लीज पूछ लीजिएगा बीच में। लेकिन सेशन शुरू करते हूँ मैं कविता जी के साथ। तो कविता जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि मानिकपुर क्षेत्र में क्या बहुत सारे लोगों से आप मिली जिनको सरकारी कल्याणकारी उपाय जैसे कि विवाह अनुसार या एकलव्य मॉडल स्कूल आदि के बारे में पता था? मैं मानिकपुर क्षेत्र में कई गांव में गई और मैंने रिपोर्टिंग किया 2 गांव से। पहला गांव है मानिकपुर क्षेत्र का जो चित्रकूट जिले में आता है और बुंदेलखंड का पाठा क्षेत्र माना जाता है, जिसका नाम है ऊंचाडीह। और दूसरे गांव में गई वो भी रामपुरिया। तो वहां पर मैं गई और मैं यहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे उस आदिवासी समुदाय से मैं मिली। वहां पर जो आप योजनाओं के बारे में कह रहे हैं तो मैं कह रही हूँ और कि लोग उससे वंचित हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं थी। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और पूछ रहे थे उन योजनाओं के बारे में, तो जानकारी का अभाव मिला लोगों के बीच में। जैसे आपको पूछना पड़ रहा था कि क्या आपको ये स्कीम पता है, क्या आपको वो स्कीम पता है? मैं कई स्कीमों के बारे में लोगों से पूछी, जैसे खास करके जो जॉब कार्ड है उसके बारे में। तो जॉब कार्ड को लेकर के लोगों को मालूम था, कई लोगों के पास जॉब कार्ड थे भी, लेकिन उनके शादी है, उनमें कोई काम नहीं भरा है, एंट्री नहीं है। जिन लोगों ने काम भी किया है उन लोगों की मजदूरी चढ़ी नहीं है, आई नहीं है। और उसके बहुत अलग अलग कारण, जब हम प्रधान के पास में गए उनसे पूछे तो अलग अलग कारण उनसे समझ में आया। उन्होंने कहा कि लोगों के खाते गलत है, लोगों के नाम गलत है, इस वजह से नहीं आया। 6 महीना हो गया था जहाँ पर मतलब उनके पैसे नहीं आए थे। चिलचिलाती धूप में लोगों ने काम किया था, जब इतनी ज्यादा गर्मी थी। जो शादी अनुदान का पैसा होता है उनके बारे में हमने पूछा। कई लोगों ने अपने बेटियों की शादी की थी और हमने उनसे पूछा क्या इस योजना का लाभ लिया, उनको मिला? तो उन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी बहुत योजनाओं के बारे में, जैसे 2 योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी कुछ हद तक थी, मनरेगा के बारे में और जो शादी अनुदान का जो पैसा मिलता है उसके बारे में। तो एक आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक बुजुर्ग महिला है जो बोल रही है कि उन्होंने 70,000 रुपए उन्होंने लोगों से कर्जा लिया है, जो गांव के साहूकार है जिनके यहाँ वो बधुआ मजदूरी का काम करते थे, और उसको लेकर के उन्होंने शादी की और अभी भी उनका पैसा कुछ बाकी है चुकाने के लिए।
तो बाकी और भी जो योजना है, जो श्रम विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं, उसका लाभ लोगों को नहीं मिला, उनके पास में वो एंट्री भी नहीं है। तो हम पूछ रहे थे कि क्या कारण है, आप इसके बारे में जानते हैं कि श्रम विभाग क्या है, इसमें किस तरह के कार्ड बनते हैं उनको। तो उस महिला, उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि कौन सी ये योजना है। और जब हम विभाग के पास गए, हमने गांव वाले लोगों बस से बात नहीं किया, हम उन अधिकारियों से मिले जो जिम्मेदार है इन योजनाओं के, और हम उनसे जब पूछ रहे थे तो उनकी तरफ से कुछ अलग ही जवाबदेही थी। और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जो श्रम परिवर्तन जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने माना इस चीज के लिए कि वो मानिकपुर क्षेत्र में वो काफी टाइम तक वहां पर थे और वहां के इलाके में उन्होंने बातचीत की है। और उन्होंने कहा हमारे माध्यम से कि मैं वहां पर जाकर के दोबारा से मैं मीटिंग करूंगा, लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश करूंगा। जो मैंने देखा कि जो वहाँ की प्रधान है वो आदिवासी हैं, लेकिन उनका काम एक जो उच्च मानी जाने वाली जाति के व्यक्ति हैं, जो मानिकपुर में बेस्ड है, 10 किलोमीटर की दूरी में ब्लॉक पड़ता है, वहां पर वो रहते हैं। और वो जो महिला प्रधान है वो रोज आती जाती हैं, उन्हीं के घर में उनका कार्यालय है, वहां से वो अपना काम करते हैं। तो आधे ज्यादा काम वही संभालते हैं। जो प्रधान है वो अनपढ़ है, तो पूरा कार्यभार और जो योजनाएं हैं, जो बजट है, उन्हीं के हाथ में होता है, तो ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी। और जब हम मजदूरी के बारे में पूछ रहे थे कि क्यों उन लोगों की मजदूरी नहीं मिली है, तो बस वो बार बार यही बोली जा रही थी कि उनके नाम गलत हैं। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि एक जन का नाम गलत हो सकता है, 2 जन का हो सकता है, पर पूरे गांव का नहीं हो सकता है। और अगर नाम गलत भी है तो फिर उनके जॉब कार्ड प्लेन क्यों है? वो वीडियो भी मेरे पास में है, जहां पर मैं पूरे जॉब कार्ड को पलट पलट के देख रही थी कि कोई पन्ने पर इनकी हाजिरी होगी, जो मास्टर रोल होगा वहां पर हाजिरी होगी, कितने दिन काम किया, कितने लोगों ने काम किया। तो मतलब इस तरह की एंट्री भी मुझे नहीं मिली है, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं, डाकुओं का क्षेत्र है, जहां पर बड़े बड़े डाकू ने राज भी किया है। तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम अधिकारी भी जाते हैं जांच के लिए, तो वो भी एक कारण है। और जो आपने स्कूल के बारे में, जो वजीफे के बारे में मैंने उससे पूछा, तो जो एकलव्य महाविद्यालय है उसके बारे में तो लोगों को जानकारी ही नहीं कि क्या है, यहाँ पर हमारे बच्चे जा भी सकते हैं क्या, फ्री में पढ़ाई होती है। तो जो मतलब एक जो जानकारी अगर होती है तो एक बार लोग उसका प्रयास भी करते हैं कि ये योजना हमारे लिए है, तो हम वहां पर जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो कई तरह की चीजें मुझे मिली जो मैं आगे भी शेयर करूंगी जी। तो कविता जी, मुझे याद है जब आप इस पहली स्टोरी के लिए फील्ड पे जाने वाली थी, मुझे याद है कहा गया था कि हमें सारे सुझाव आपको एक दिन पहले दे देने चाहिए, क्योंकि एक बार आप चले गए तो आपको सिग्नल मिलना भी मुश्किल हो सकता है। आप एकदम जंगलों के एरिया में, आदिवासी एरिया में गए थे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिन लोगों से आपने बात की इन मानिकपुर क्षेत्र के गाँव में, क्या उन्हें समय समय पर ये राष्ट्रीय अपडेट्स मिल रहे थे कि जैसे महामारी शुरू हो गई है, लॉकडाउन शुरू होने वाला है, ट्रेन बंद हो रही हैं, या फिर से कब शुरू होंगी, या जो जैसी भी वेलफेयर स्कीम्स या कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में क्या उनको टाइम टाइम पे जानकारी मिल पा रही थी? असल में अगर मैं जानकारी की बात करूं तो बहुत ही दूर के इलाके हैं, तो कुछ उस तरह का वहां पर पेपर वगैरह तो जाते नहीं है। जैसे हम लोग शहर में हैं तो टीवी चैनल है, हमेशा बिजली है हमारे पास में, या स्मार्टफोन है, तो मतलब इस तरह की जानकारी का अपडेट लगातार तो नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे पहला जब लॉकडाउन हुआ था और ये हुआ था कि 1 दिन का लॉकडाउन होगा और अचानक से बंद किया गया था देश को, तो लोगों में ये था कि 1 दिन का लॉकडाउन, फिर उसको खोल दिया गया था उसके बाद में। और फिर जब दोबारा से बंद हुआ तो लोगों को मतलब इस तरह एक सूचना मिल जाती है कि लोग मार्केट आए हैं, बाजार में आए हैं, वहाँ का प्रधान है, तो इस तरह जो एक हलचल होती है वो गांव में एक के बाद एक पहुंचती जाती है। तो लोगों को ये नहीं था कि अचानक से 3 महीने के लिए पूरा देश बंद हो जाएगा और सब कुछ ठप हो जाएगा। जैसे एक अपडेट लोगों को मिलता रहता है कि आपके पास टीवी है और केबल है और चैनल है और उसके द्वारा हम सब कुछ देखते रहते हैं। और ऐसे समुदाय हैं जिनको इन चीजों से इतना मतलब नहीं रहता कि टीवी के सामने है या उनके पास स्मार्टफोन है तो चलाते ही हैं।
तो जो उनका काम है कि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। तो जब अचानक से 3 महीने के लिए ये लॉकडाउन हो गया और लोगों को अचानक से ये बात पता चली कि अरे ट्रेन भी बंद हो गई है, जब ये भी पता चला, और एक वो सीन था जब सरकार ने आकर के बोला कि सब कुछ बंद हो जाएगा, और जब इतना ज्यादा शोर हो गया कि देश में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो फंसे हैं, वो आ रहे हैं, पूरी तरह से जब हलचल हो गया तो लोगों को पता चला। क्योंकि कई बार ऐसा भी है कि जब बहुत बड़ी चीज होती है तो भले 2-4 दिन के बाद ही गांव में उसकी सूचना पहुंचे, लेकिन किसी न किसी कारण से पहुंच जाती है। तो हाँ, ये बात उनको पहुंची, लेकिन ये होता नहीं कि जैसे हम जानकारी रखते हैं, हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, खास करके जहाँ पर हमको तुरंत में जानकर कि अच्छा भी होने वाला है, क्या होगा, तो देश बंद हो जाएगा, और हम थोड़ा बहुत अपने लिए जुगाड़ करने लगते हैं। तो इस समुदाय का भी ये कहना था कि अगर लोगों को पहले से पता होता कि ऐसी चीज होने वाले, और जिनके पास में मात्र एक ही साधन ट्रेन है, जो उनके पेट रोटी का साधन है, अगर ट्रेन बंद हो गई तो समझिए कि उनकी जिंदगी ही बंद हो गई है। तो मतलब ये था वहाँ के इलाके में। और अभी भी उनको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, ट्रेनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, क्या होगा आगे, बच्चों का हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे या कैसे रहेंगे। तो हाँ, ये मैं भी कहना चाहती हूँ ना कि ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान सी हो जाती कि अगर एक ऑप्शन बंद हो गए तो हमारे पास और कई ऑप्शन है जहां पर हम अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। अब जो वहाँ के कोल आदिवासी हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और चारा ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं वो। जी बिल्कुल। तो बोलने की बात ये होगी कि जानकारी उन तक पहुंच रही थी, लेकिन ये पता कर पाना मुश्किल हो रहा था कि आगे क्या होगा। तो दिन ब दिन देख रहे थे कि कैसे चीजें होंगी। और ये जानकारी डायरेक्टली नहीं पहुंच रही थी उनके द्वारा। कोई बाजार गया सब्जी लेने के लिए तो वहां से कोई सूचना मिली, तो फिर वो आकर के गांव में एक व्यक्ति को बताया, फिर उसने दूसरे व्यक्ति को बताया, तो जानकारी मतलब इस तरह से पहुंच रही थी। जी बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद कविता जी। तो हम आपके पास वापस आएंगे। मैं अरुण जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। तो जैसे कि कविता भी हमें बता रही थी कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा था, स्पेशली इस समुदाय में जहाँ पे सिग्नल आना मुश्किल है, बहुत सारे उनके पास कम्युनिकेशन मोड्स नहीं है। लेकिन आप जैसे सरकार के साथ काम करते हैं, तो हम जानना चाह रहे थे कि जैसे कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थितियों में, इमरजेंसी कंटिंजेंसीज में आप जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या जो सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं, उसकी प्रोसेस या प्रतिक्रिया क्या होती है, और उसमें आप लगभग कितना टाइम लगता है? कि हम जानते हैं कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? धन्यवाद अनुभूति जी और कविता जी, आपने अपने विचार और अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर किए, और हमारे लिए हमेशा एक अच्छा मौका होता है कि ग्राउंड से जुड़े जो लोग होते हैं उनसे सीखें, उनसे समझें कि क्या मुश्किलें आ रही हैं। अनुभूति जी, जो एक रिस्पॉन्स टाइम होता है प्रोग्राम बनाने के लिए नया, मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है जो कि प्रेग्नेंट औरतों को ये 2 साल का इसका पूरा ड्यूरेशन रहता है, फ्रॉम प्रेगनेंसी अप टिल द चाइल्ड इज 2 years, और उसमें 5,000 रुपए दिए जाते हैं इन 3 और 4 ट्रांचेस। तो ये जब योजना प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की थी, उसके करीब 9 महीने बाद लागू हुई थी। तो ये एक हमारा देश, इसको इस तरह से मानिए कि इसमें कई राज्य हैं, जिले हैं, 722-730 के करीब जिले हैं, 7 लाख के करीब गांव हैं। तो उस सब तक पहुंचाने के लिए उनका एक निर्णय लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो जैसे हमारा जो ये तंत्र बना हुआ है उसमें डिसीजन मेकिंग इन अ वेरी सेंट्रलाइज मैनर, के केंद्र जो है उसके अपने कुछ दायरे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और उसमें रहते हुए
काम कर पाना थोड़ा सा मतलब लगता है कि भाई सारी शक्तियां केंद्र के पास है तो क्यों नहीं कल हमने लागू कर दिया, पर ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, इसमें कदम उठाने पड़ते हैं जिससे अल्टीमेटली जाके कोई मीनिंगफुल सोल्यूशन आ पाता है। जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि भाई कोविड की वजह से जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जो कविता जी ने बताया वो तो चलिए दूसरी तरह की चीजें, हमें भी सबको एक साथ ही पता चला था कि ये लॉकडाउन हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने जब बताया तब एक साथ ही सारे देश को ये सूचित किया गया था, तो कोई एडवांस वार्निंग किसी को भी नहीं थी। पर जो कोविड की जो रिस्पांस योजना कार्यक्रम हमने बनाया, गरीब कल्याण जिसको कहा जा रहा है, गरीब कल्याण योजना, इसमें सबसे पहले तो एक समस्या है कि जो बेनिफिशियरी डेटाबेस है, जो लाभार्थी है, उनका जो डेटाबेस है वो कहाँ पर है। तो उसके लिए हमने सरकारी प्रोग्राम उठाए। तो एक नरेगा है जो एक अब कई साल हो गए उसको, 2005 में एक्ट आया था और उसके पहले से जब ये चल रहा था, तो अब मोटा मोटा उसका एक साफ डेटाबेस है। उसमें करीब 11-12 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं और हर साल करीब 6-6.5 से 7 करोड़ लोग उसमें एक्टिव रहते हैं। मतलब 12 करोड़ के करीब टोटल लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, पर 7 करोड़ लोग उसमें हर साल लाभ उठाते हैं। तो वो एक डेटाबेस था हमारे पास जिसमें हमने कहा कि भाई ये जो इस स्फीयर में है, इस दायरे में जो लोग हैं, वो अगर अतिरिक्त काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बियॉन्ड द 100 डेज, 100 दिन के अतिरिक्त अगर कोई काम करना चाहें तो ये इसमें आ जाएगा। तो एक वो दिया गया, एक पीडीएस में दिया गया। पीडीएस का करीब टोटल मिला के 80 करोड़ का डेटाबेस है, सारी राज्य सरकारों को मिला के, जहां जहां पर भी ये पीडीएस प्रणाली चालू है। और उसमें फिर कुछ अतिरिक्त गेहूं, दालें, तेल वगैरह का प्लान किया गया कि ये दिया जाएगा, और उस तरह से दिया। पर जो सबसे समस्या हमारे सामने आई, तो इस तरह से कई सारे डेटाबेस उठा के हमने एक एक उसमें करीब शुरू में 1,80,000 करोड़ का जो पैकेज बनाया गया था, राहत पैकेज, वो इन अलग अलग प्रोग्रामों में एडिशनल बेनिफिट के रूप में, एक जैसे जनधन का था, जिन देश में करीब 38 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, उसमें से करीब 20 करोड़ अकाउंट महिलाओं के हैं। तो ये किया गया कि भाई 1,500 रुपए दिए जाएंगे 500 के ट्रांचेस में, और वो सीधा एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था, अनकंडीशनल, की मतलब ज्यादा नहीं होता है पर फिर भी एक सरकार की तरफ से एक रिस्पॉन्स था। सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमें आई, जो माइग्रेंट्स थे, जो लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ जा रहे थे, उनका कोई डेटाबेस नहीं था। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये अब बना रही है एक स्पेशली अर्बन जो माइग्रेंट्स हैं, जो गांव, दूर दराज गांवों से आके शहरों में काम करते हैं, उनका एक फॉर्मल सा डेटाबेस अब बन रहा है, और काफी हद तक उस पर काम हो चुका है। पर ये मतलब जो त्रासदी सभी के ऊपर आई, पर सबसे ज्यादा जो सफर किया लोगों ने, वो हमें सबसे मतलब सरकार का एक जो कमजोर पहलू जो था डेटा नहीं रहने का, वो हमें इस पर आया। तो इसको अगर आप छोड़ें तो बाकी सब हम तुरंत, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत उसमें अप्रूव किया, हमने कई स्टेक होल्डर्स मीटिंग की, मतलब ये मॉनिटरिंग हम फरवरी से कर रहे थे, बल्कि जनवरी से बाकी दुनिया में इसके प्रति ज्यादा जागरूकता नहीं थी, पर हम जनवरी से इसको देख रहे थे। और लॉकडाउन वगैरह का जो डिसीजन था वो सोच समझ के लिया गया, पर इसकी जो तैयारी थी वो उसकी मतलब जो उसका जेनेसिस था या जो ट्रिगर था, वो लॉकडाउन के बाद ही आया कि भाई ये अब हो गया है, अब इसमें किस तरह से सहायता दी जाए। तो हमने कई सारे प्रोग्राम उठा के उनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, उनकी जो वित्तीय प्रभाव पड़ता सरकार के खजाने पर, क्योंकि अब रेवेन्यू अब कम होता जा रहा है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए और उसको देखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में कुछ बना के और दिया गया। तो टिपिकल जो प्रोग्राम, आपका सवाल था कि कितना समय लगता है, उसमें सालों लग जाते हैं कई बार, पर इस तरह का रिस्पॉन्स इसमें हमने लेस देन अ मंथ में पैकेज डिलीवर कर दिया था।
धन्यवाद वरुण जी, काफी अच्छा लगा सुन के। और हम जानते ही हैं कि वैसे स्कीम्स बनने में कितना टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसी आपातकालीन स्थितियों में 1 महीने का टाइम फ्रेम भी मतलब काफी कम लगता है, जानते हुए कि इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे आपने कहा। तो हमारा दूसरा सवाल ये था जो हमने वीडियो में देखा, तो मानिकपुर के कॉन्टेक्स्ट में, कि वहाँ पे जो प्रधान थी, हमने कविता ने उनसे पूछा कि जो मनरेगा के अंडर जो लोग हैं उनको अपने पैसे, उनकी धनराशि क्यों नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि जब तक केंद्र से हमारे पास पैसे नहीं आते ग्राम स्तर तक, तब तक हम उसे आगे नहीं कर सकते। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि इसकी क्या संभावित कारण या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं, धनराशि नहीं आ पा रही है रूरल लेवल तक, ग्राम स्तर तक। देखिए, नरेगा में एक वेज कंपोनेंट होता है, जो सीधा लाभार्थी है उसको उस वेज कंपोनेंट, 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक तो वेज कंपोनेंट होता है और एक मटेरियल या नॉन वेज कंपोनेंट होता है। तो नॉन वेज जो कंपोनेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट एंटिटीज या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हुआ उसको पेमेंट देना है। पर जो वेज कंपोनेंट है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बाकी जो नरेगा स्कीम है वो CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें स्टेट का भी कुछ भागीदारी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ भागीदारी होती है। अब जो वेज कंपोनेंट है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से सीधा लाभार्थी को जाता है। उसमें गांव के पास पैसा नहीं जाता, उसमें सीधा लाभार्थी के पास उसके अकाउंट में जाता है। ये इसका प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब नरेगा एक्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि जॉब कार्ड के अनुसार जब उसका काम खत्म हो जाता है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट होना होता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को चेता चुकी है, इस पर हमारी कांस्टेंट निगाह रहती है। तो इसमें 2 स्टेप हैं जो समझने की जरूरत है कि यदि जॉब कार्ड में एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक सिस्टम है कॉल्ड नरेगा सॉफ्ट, हर एक एंट्री उस नरेगा सॉफ्ट में होती है जॉब कार्ड के द्वारा। और जो गांव के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्होंने उसके कार्य को स्थापित करते हुए कि भाई ये कार्य ठीक से हुआ है, जब वो नरेगा सॉफ्ट में एंट्री कर देता है तो एंट्री होने के बाद 15 दिन के अंदर बैंक में पैसे पहुंचना चाहिए, अदरवाइज इस पर सरकार पर कार्रवाई होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। तो इससे डिलेज जो पहले थे अब वो नहीं है, क्योंकि हमने इसमें निरंतर कार्य किया है। और एक बार यदि जब एंट्री हो जाती है कि किसी ने कह दिया है कि भाई ये काम हो चुका है, इस आदमी द्वारा इसके इतने पैसे बनते हैं, वो अगर सब वेरिफिकेशन होके आ जाता है तब वो पैसे जाते ही जाते हैं। जो डिले हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसका नरेगा सॉफ्ट में एंट्री डिटेल नहीं आया, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा और मंत्रालय द्वारा इस पर बहुत जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और सबको अपनी नौकरी प्यारी है, तो इसलिए सब इसमें बड़े जुटकर इसको देखते हैं। तो कई बार ये चीज रह जाती है कि भाई उस आदमी ने इसको नरेगा सॉफ्ट में एंट्री किया कि नहीं किया, कैसे ठीक से किया कि नहीं। दूसरी चीज भाई ये एलोकेशन हर एक रीजन वाइज होता है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है या राजस्थान है, तो उसमें पर गांव, पर डिस्ट्रिक्ट, पर रीजन ये बजट पहले ही तय हो जाता है कि भाई इतना आपको काम दे सकते हैं आप। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसमें भी लिमिटेशन है, नरेगा का भी एक बजट है, तो इनफाइनाइट काम और इनफाइनाइट धनराशि तो आप बांट नहीं सकते। तो इसलिए पहले ही बता देते हैं कि आप इतना तक काम आप अप्रूव कर सकते हैं, इतना काम आप पास कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको पैसा दे देंगे। बट हैविंग सेड दैट, जो काम उसने कर दिया है उसके लिए पेमेंट हमारी तरफ से तुरंत हो जाता है, मतलब होना चाहिए। ये हमारा कोर्ट निर्देशित कदम है। तो मेरे ख्याल से फिर इसका एक कारण हो सकता है कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन शायद कहीं पे ग्लिच आ रहा है। तो वही मेरा अगला सवाल था कि जो ये वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो विभिन्न प्रकार की ऑन ग्राउंड कार्यान्वयन संबंधी इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड समस्याएं क्या होती हैं,
और जैसा कि हमने मानिकपुर की एयरपोर्ट में देखा कि उस क्षेत्र में जो वहाँ की प्रधान है वो लोगों के लिए बहुत उपस्थित होती ही नहीं है, कि मान लीजिए उनका सिग्नेचर चाहिए हो या किसी चीज के लिए क्लियरेंस चाहिए हो तो वो बार बार टालते रहते नहीं हैं। तो इसकी वजह से उनको किसी भी स्कीम के जिसके वो हकदार भी हों उसकी वजह से वो उससे एक्सेस नहीं कर पाते। तो जब आप डिजाइन स्टेज पे स्कीम्स के बारे में सोचते हैं तो आई एम श्योर आप ये भी सोचते होंगे कि ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड लेवल स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट होता है उनके लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरा शायद डायरेक्ट सवाल ये होगा कि आप इनके बारे में कैसे सोचते हैं और क्या आप डिजाइन स्टेज पे ही कुछ सेफ गार्ड्स लगाने की कोशिश करते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए वो थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस की बात है कि जो प्रोग्राम डिजाइन होता है वो एक स्टैंडर्ड या फिर एक आइडियल सिचुएशन को सोचते हुए बनाया जाता है कि भाई ये होगा उसका ऑलमोस्ट अब हर एक प्रोग्राम का एसओपी है, उसके जो पेमेंट प्रोसेस है उसका जैसे भुगतान होगा या कहाँ से उसको पैसा मिलेगा उसका एक एसओपी है, हर एक चीज का एक टर्न अराउंड टाइम भी बता रखा है कि इतने समय में उसका उस समस्या का निदान होना। तो मोटा मोटा मतलब गवर्नेंस में ये समझ आ गई है ऊपर से नीचे तक, मतलब ये जिसको ट्रिकल डाउन अप्रोच कहते हैं। तो ऊपर से लेके ये क्लैरिटी है नीचे तक आते आते, और डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब तमिलनाडु का जो परिप्रेक्ष्य होगा वो काफी अलग होगा कंपेयर टू बिहार या बुंदेलखंड। बट एक कॉमन हमें कार्य प्रणाली बनानी पड़ती है, वो बना के हम देते हैं। अब जो आपने स्पेसिफिक अगर आपने पूछा तो जैसे यही एक उदाहरण लें कि पैसा उसको नहीं पहुंचा है, उसके कई मतलब यहाँ से हमने ट्रिगर किया। अब इसका अगर आप थोड़ा सा भुगतान प्रणाली देखें तो मैं नरेगा की एग्जांपल दोबारा लूंगा। तो एक स्पॉन्सर बैंक है एसबीआई रूरल डेवलपमेंट की, उसमें हर राज्य में एक नोडल बैंक बना रखी है। तो जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो वाया स्पॉन्सर बैंक टू अ नोडल बैंक, देन फ्रॉम देयर टू देयर डेस्टिनेशन बैंक, मतलब जो बेनिफिशियरी है लास्ट में जो लाभार्थी है उसके जो खाते में पैसा पहुंचता है वो थोड़े से नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू जाता है। ये हमारी इंटरनल बैंकिंग प्रोसीजर है, मतलब इसमें अप्रूवल की बात नहीं है, अप्रूवल हो चुका है, पर जो पेमेंट जाता है वो बिटवीन जो सरकारी बैंक है वर्सेस जो लाभार्थी का बैंक है उसके बीच में जब जाता है तो कुछ लैग आता है। तो यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, वो हम मतलब वाकिफ हैं उनसे, उसकी बार बार रिव्यू मीटिंग रहती है, उसमें हम आरबीआई, एनपीसीआई, आईबीए, जितनी भी बैंकिंग सिस्टम में लोग हैं उनको बुला के बाकायदा उनसे बात करते हैं। तो एक ये और हमारे देश में करीब 3000 के करीब बैंक हैं जो बेनिफिशरियों को, जो लाभार्थियों को पैसे देते हैं। उसमें से कुछ बैंक अच्छे हैं, कुछ बड़े बैंक्स हैं उसमें भी समस्याएं हैं, छोटे बैंक्स हैं जो अच्छे हैं कंपेयर टू द बड़े बैंक्स। तो हर तरह के मिक्स हैं, पर सबके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये काम करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आधार से संबंधित समस्याएं आती हैं कि कई बार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, या कई बार आधार नंबर गलत पड़ जाता है सिस्टम में, या उसका नाम गलत पड़ जाता है सिस्टम में लाभार्थी का। कई बार उसको पता नहीं होता कि उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, या फिर ऑफिशियल को नहीं पता होता कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो ये सब करते करते कुछ एक समस्याएं जो हमारे मतलब कुछ चीजें हम एंटिसिपेट कर पाते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, और कुछ चीजें नई आती रहती हैं जिसका हमें पता चलता है और हम अच्छा, ये अनुभूति आप हैं जिसका जैसे हमें पता चलता है हम उसके बारे में प्लान करते हैं, पर दोज आर मोर ऑफ एबरेशन। वो नॉर्म नहीं कह सकते, उनको आप एक्सेप्शंस कहा जाएगा। जो नॉर्म है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक कार्यशैली, कार्य प्रणाली बना के सबको देते हैं। और मतलब समस्याएं तो बहुत सारी हैं। आप अगर जैसे आप अभी कविता जी का सुन रहे थे तो वही अपने आप में मतलब एक पूरा दिन लग सकता है उसके निदारण में। तो इस तरह से हमारे पर अगेन हमारा फोकस रहता है कि वो बहुत कम परसेंटेज में हो और वो सिर्फ एज एक्सेप्शन रहे, नॉर्म नहीं बने। जी, लेकिन
तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आप थ्योरी में एक बार सोचते हैं और डिजाइन स्टेज पे सोचते हैं, वो ग्राउंड पे कई बार नहीं होता है। जैसे हमें रिपोर्ट से भी पता चला है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए प्रधान ही नहीं मिल पा रहा है, उसमें शायद केंद्रीय सरकार सोच भी ना पाए। लेकिन जो एक कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर या जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है लोकल गवर्नमेंट का स्टेट के साथ, स्टेट का सेंट्रल के साथ, तो क्या ऐसी किसी कोऑर्डिनेशन चेन में इसको एड्रेस किया जा सकता है? ऐसा कोई चैनल होता है लोगों के पास जहाँ पे वो किसी और सरकारी रिप्रेजेंटेटिव के पास जा पाए, बोल पाए कि हमारा ये काम हो ही नहीं पा रहा क्योंकि हमें प्रधान ही नहीं मिल रहे? अगेन देखिए, एक आइडियल केस में बिल्कुल हैं ऐसे समस्याएं, और उनके कैसे हम निदान पा सकते हैं उससे, उसका प्रणाली है पूरी। अब वो कहाँ तक होता है वो अलग बात है। मतलब उसमें कई चीजें आती हैं, हमारा एक कल्चरल इथॉस भी आ जाता है कि क्या लोग उसको एक्चुअली वाकई करना चाहते हैं। मतलब उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब दैट्स सब्जेक्टिव और दैट इज अगेन डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन और पीपल टू पीपल। पर मोटा मोटा अगर आप एक सिस्टमिक अप्रोच देखें, अगर आप एक प्रणालिक कार्यशैली उसको देखें, तो हर एक स्टेप का मतलब इस चेन में हर आदमी के ऊपर कोई है। और हमारे जो कई तंत्र हैं, एक आरटीआई तो खैर एक लास्ट वाला हो गया, पर प्रोग्राम में भी जो ग्रीवेंस की बात आती है उसमें बाकायदा नंबर दिए रहते हैं कि भाई आपको कुछ समस्या आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड आपकी आशा वर्कर होती है या फिर आपकी आंगनवाड़ी वर्कर होती है, उसके पास रहता है, उनकी ब्लॉक मैनेजर होती है, या फिर उसके ऊपर जो डॉक्टर होते हैं पीएचसी पर। तो इस तरह के जो यूनिट है इस नरेगा में, पंचायत है। अब वो देखिए, सोच ये थी कि लोगों के हाथ में दे दिया जाए फैसला, तो इसलिए पंचायत को इसमें इन्वॉल्व किया गया और पंच या जो प्रधान है उसको इसमें डाला गया कि भाई वो लोगों की आवाज सुनकर डिसीजन मेकिंग उस समय मतलब डिसेंट्रलाइज तरीके से बेस्ट है। कोई और जिले में बैठ के या फिर कोई और ब्लॉक स्तर पर बैठ के ये प्लान नहीं कर सकता, इसलिए आप गांव में ही डिसाइड कीजिए आपको क्या काम करना है, कौन करेगा, कितना करेगा इत्यादि। अब ये लॉन्ग रन में क्या होता है, वो पावर सेंटर बन जाता है, और जब पावर सेंटर बन जाता है तो उसका थोड़ा दुरुपयोग भी होता है। तो इस तरह के एबरेशंस आते रहते हैं। पर जो आपने चीज पूछी, एटलीस्ट इन द सिस्टम है इसके बारे में कि कैसे हम ग्रीवेंस ले सके। पर अगेन जो एक सहानुभूति होती है वो सरकारी तंत्र में थोड़ी सी मतलब कमी रहती है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही थोड़ा क्लिनिकल हो जाता है। तो हमारी कोशिश कि जितना हम जो लाभार्थी है उसके बारे में सोच के हम सेवाएं दे पाए, वो उतना ही अच्छा बैठेगा। चाहे उसमें आप प्रोसेस की बात करें या फिर आप सीधे इंटरैक्शन की बात करें, तो ये धीरे धीरे आई गेस आएगा। और इसमें जो समाज है और जो लाभार्थी है उनका जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पता होना कि भाई क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके लाभ हैं जो वो मांग सकते हैं सरकार से। ये सब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी बिल्कुल। माफी चाहूंगी, मैं 2 बार मेरे ख्याल से मेरा नेटवर्क खराब चल रहा है। लेकिन हम मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे अरुण जी कि मनरेगा का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे कविता जी ने कहा कि जिन गाँव में वो गए वहाँ पे वो बता रहे थे कि शायद खाते का नंबर गलत लिख दिया गया है, और फिर वही बात जब प्रधान जी से पूछी गई तो उनको बोला कि हाँ, या जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर थे वहाँ पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर अकाउंट नंबर गलत होता है तो पैसा नहीं जा पाता है, क्योंकि बैक एंड पे सब टेक्निकल, और वो बैक एंड पे जो क्रॉस चेकिंग होती है, अगर अकाउंट नंबर गलत हो तो नहीं हो पाता। धनराशि पहुंचने से पहले वो अकाउंट नंबर ही सही करना पड़ेगा। जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऑफिस के पास वो लोग गए थे, जो ब्लॉक ऑफिस होता है, वहाँ पे उनसे काफी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए। कई बार वो जा चुके हैं, कई बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है।
तो ये जो ग्रीवेंस है यहाँ पे बहुत सिंपल सी है कि अकाउंट नंबर गलत है, सही करवाना है ताकि पैसे आ सके। क्या इस प्रोसेस को जैसे आप डीबीटी के बारे में काफी सोच रहे हैं, डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या आपने इस प्रोसेस के बारे में भी सोचा है कि इसको कैसे और आसान बनाया जा सकता है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मतलब मैं मानता हूँ कि ये एक थोड़ी समस्यापूर्ण विषय है। इसका हमने जब बनाया तो देखिए, जो पॉइंट ऑफ डेटा एंट्री होता है, लाभार्थी का जो उसके डिटेल्स, उसके सारे डेटा, जो मतलब बैंक अकाउंट, नाम, आधार, पता वगैरह वगैरह, ये एक तरह का, इसको हम गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं, या फिर एक सबसे जो पूरी प्रणाली में महत्वपूर्ण कदम होता है वो एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के समय होता है। उस समय हम ये मानते हैं कि बेनिफिशियरी या लाभार्थी खुद अपना सही पता, सही अकाउंट नंबर, सही आधार नंबर वगैरह दे रहा है, और इसलिए उसको थोड़ा सा समय भी देते हैं दोनों तरफ से। और इसमें एक मेकर चेकर सिस्टम है, जब भी ये बनता है तो एक जना उसको डालता है, दूसरा उसको अप्रूव करता है। तो सरकारी उससे हमने उसको इसलिए कर रखा है कि ऐसे जब ये आधार इम्प्लीमेंट हुआ था, ये कई बार आता है कि भाई इसमें कितने सारे सरकार की बचत हुई, तो कई प्रोग्रामों में मिलके हमने ये पाया कि सारे उसको देखें तो करीब 8 करोड़ गलत या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स निकले अक्रॉस सारे प्रोग्राम्स अभी तक जो हमने देखे हैं और भी चल रहे हैं। तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा आसान छोड़ दें कि जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है वो बेनिफिशियरी रिकॉर्ड्स अपने आसानी से बदल सकता है, ये कह के आप, मतलब ये जो सही है उसको मैं मान रहा हूँ कि सही है, पर एक उसकी फिर जो कॉन्वर्स जो कहते हैं पॉसिबिलिटी अगर देखें, तो इसलिए ये सोच थी, इनिशियल सोच थी कि इसीलिए इसको थोड़ा सा हार्ड कोड करके बनाया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट है, that has to be very carefully thought of, and when it is done, any editing, any rectification to that was made difficult. उसको थोड़ा सा मुश्किल बना दिया गया था ताकि इस तरह के फ्रिवलस या गलत काम नहीं हो सके। पर उसका जो फॉल आउट है या जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो बेचारे बेनिफिशियरी पे पड़ता है कि मान लीजिए कल ये एक डिजिट उसका गलत हो गया तो वो फंस गया किसी भी उसमें, एक कोई उसका नाम सिंह की जगह कुमार सिंह वगैरह लग गया। तो ऐसे हमने धीरे धीरे करके कई चेंजेस किए हैं। पहले नाम बिल्कुल उसका ठीक होना चाहिए होता था, अब उसमें भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम्स में हमने दे दी। सिस्टम्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि दे कैन रिकॉग्नाइज सम वेरिएशन ऑफ द नेम। बल्कि अब धीरे धीरे जो नए एनरोलमेंट हैं उनमें ये गलतियां करने का अवसर कम है। जो पुराने उनमें जो गलतियां हैं उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू एंटरिंग अ न्यू रिकॉर्ड। आपके जो नए रिकॉर्ड डाले जाएंगे उसमें अगर आप गलती करते हैं तो वो पकड़ना आसान होता है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नंबर यदि गलत होगा तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देगी और वो सिस्टम उसको प्री चेक करता है। आपका आधार नंबर गलत होगा तो आधार उसको रिजेक्ट कर देगा, वो भी प्री चेक होता है आपका। और नाम आपका अगर बैंक अकाउंट से मेल नहीं खा रहा है, जो आपने नाम दिया है, मान लीजिए अपने अनुभूति का नाम दे रहा हूँ और जो खाता नंबर दिया वो कविता जी का था, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। तो वो सब मतलब अब काफी बेहतर है। पर जो पुराने सिस्टम में किसी का नाम गलत पड़ गया, वो कॉन्शियसली, मतलब एक इसको इटरेशन 1.0 कह लीजिए, वो थोड़ा मुश्किल था, पर वो भी अब हम उसमें बदलाव ला चुके हैं। और धीरे धीरे हर प्रोग्राम में, अगर सिर्फ नरेगा की बात करें तो उसमें नरेगा सॉफ्ट में अब हमने चेंजेस, तब्दीलियां डाली गई हैं जिसमें थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग द राइट डॉक्यूमेंट्स। फिर भी ऐसे कई, बुंदेलखंड के ही नहीं और भी कई जगह से हमारे पास ये इंस्टेंसेस आए हैं कि कई महीनों लग जाते हैं लोगों को ये चीजें ठीक करवाने में। और हम इसको देख रहे हैं। अगेन इसका जो निदान है अनफॉर्चुनेटली वो भी वहीं पर होगा जहाँ से आपकी समस्या है। तो मतलब जो चेंज भी होगा वो उसी आदमी को करना होगा जिसने आपका पहले गलत एड्रेस वगैरह लिया है। तो वो दोबारा मतलब साइकिल पहुंचते पहुंचते वो ठीक ऊपर तक जाता है, फिर वापस नीचे उसी आदमी के पास आता है। उसमें थोड़ा समय लगता है, पर ये हम इस बारे में जागरूक हैं और इसको
हल करने का पूरा भरसक प्रयत्न चल रहा है हमारी तरफ से। जी बिल्कुल, धन्यवाद अरुण जी। बहुत पता चला इसके बारे में, क्योंकि काफी बार हम सरकार को बाहर से देखते हैं लेकिन अंदर से समझने का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है हमें। तो कविता जी, अब इस मोड पे मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। जैसा कि आप पहले बता रही थी कि आपने कई सारे जॉब कार्ड्स देखे, आपने बोला कि एक इंसान का अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, 2 का गलत हो सकता है, पूरे पूरे समुदाय के लोगों का कैसे, पूरे गांव का कैसे गलत हो सकता है। हमने देखा वीडियो में कि 6-6 महीने से लोग काम कर रहे हैं लेकिन धनराशि बिल्कुल भी आई नहीं है उनके पास। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके द्वारा देखे गए जो दोनों गांव में जो निवासी थे, उनके जो सबसे निकटतम सरकारी प्रतिनिधि या जो कार्यकर्ता था वो कितना दूर था, जो सबसे पास वाले उनके जो प्रतिनिधि थे वो कितने दूर, मतलब क्या उन तक पहुंच पाना आसान था? जो प्रधान है ना अनुभूति जी, वो गांव में ही रहती है, ज्यादा दूरी नहीं था, मुश्किल से कितना होगा, आधा किलोमीटर की दूरी में प्रधान का घर है। लेकिन जो काम है प्रधान का वो कोई और करता है। तो अगर लोग प्रधान के पास में जाते भी हैं ना, तो उनसे वो खुद में निर्णय नहीं ले पाती हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता किसी और के हाथ में होती है। तो जब उनको वो वाला व्यक्ति परमिशन देगा जो उनका काम करता है, तो फिर वो आगे जा करके डिसीजन लेंगे। जहाँ पर उनका कार्यालय है वो गांव से 10 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पर ब्लॉक है, मानिकपुर ब्लॉक है, वहां पर वो रहते हैं। तो वो जो प्रधान है वो वहां पर जाकर के बैठती हैं। और गांव के लोगों को हर दिन का जाना बहुत दिक्कत भरा है, क्योंकि वहाँ पे साधन भी नहीं चलते हैं और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जाएंगे, या इतना दूर का रास्ता पैदल तय करना उनके लिए थोड़ा दिक्कत भरा भी है। हालांकि वो लोग तो पैदल ही जाते हैं करते हैं, तो वो भी एक है कि, और ऐसा नहीं कि मतलब इतनी कम दूरी में है तो लोग प्रधान के घर में जाते नहीं, आते जाते मिलते हैं, घर जाते हैं, शिकायत करते हैं। और मैं खासकर अगर ऊंचा डी की अगर मैं बात करूं तो ये एक उदाहरण था मनरेगा को लेकर के, और भी बहुत सारी जो मैंने वहाँ पे सुविधाओं के बारे में देखा है। खासकर अगर मैं आवास की बात करूं तो वो भी लोगों के पास में एक भी आवास उस गांव में नहीं है। लेकिन अभी चूंकि ये खाने से, पैसे से, योजनाओं से जुड़ा हुआ हम देख पा रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो हमने उस पर उतना फोकस नहीं दिया है। दूसरी बात, जो ब्लॉक है वो उतना दूर में है, तो प्रथम रूल लोगों का होता है कि जो गांव का प्रधान है वो उनके लिए राजा माना जाता है, कि सारी समस्या तो लोग प्रधान के पास ही लेकर के जाएंगे। तो फिर लोगों को ये होता है क्योंकि प्रधानी बोलती हैं कि हम जाकर के ब्लॉक में बोलेंगे, हम सचिव से बोलेंगे, हम ये कहेंगे, तो फिर लोगों का मतलब उतना उन्हीं पर लोग निर्भर भी रहते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला भी है कि हम ब्लॉक भी गए हैं, तहसील भी गए हैं उसके लिए। तो ब्लॉक ऑफिस जो आपने कहा वो 10 किलोमीटर दूर है। हाँ। और तहसील ऑफिस उससे भी आगे? तहसील मानिकपुर में ही पड़ता है, तो तहसील और ब्लॉक वहीं पर है। अगर उनको डीएम के पास में आना तो फिर वहां से उनको आना पड़ता है 31 किलोमीटर दूरी में, जो जिला है चित्रकूट। और जितने भी ये काम होते हैं, मान लीजिए जैसे खाते का नंबर अगर गलत है तो उसे सही करवाना, तो उसके लिए भी उनको उधर ही जाना पड़ता है ना? तो मानिकपुर आना होता है उसके लिए। तो सिर्फ खाता नंबर की बात नहीं है, जो प्रधान हमसे बोल रही थी कि किन्हीं का नाम गलत है, तो किसी का आधार कार्ड उसमें लिंक नहीं है, तो किसी का खाता नंबर गलत है, तो अलग अलग तरह की चीजें थी जी। अच्छा, तो मैं दूसरा फिर अगला सवाल पूछती हूँ कि मानिकपुर के जो गांव में जो आदिवासी परिवार अपने रोजमर्रा की आय पर लगातार बढ़ते संकट के झटकों से वो कैसे निपट रहे थे? जैसे वीडियो में हमने देखा कि एक लेडी ने हमें बताया कि उनके 10 सदस्यों के परिवार के लिए सिर्फ रोज 1 किलो दाल का राशन मिल रहा है। तो ये जो राशन मिल रहा है ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो वेलफेयर स्कीम जो बनाई गई हो वो एकदम मतलब शायद
ऐसे परिवारों के बारे में या ऐसी सिचुएशंस को मद्देनजर में रख के नहीं बनाई गई हूँ। तो आपने जो देखा ग्राउंड पे, मानिकपुर के जो गांव में आप गए, वहाँ पे जो रोज उनको जो जानकारी मिल रही है और रोज उनको पता चल रहा है कि फिर से ट्रेन नहीं चल रही, फिर से आए शायद आज नहीं आएगी, और जो सरकार की तरफ से भी जो सहायता मिल रही है वो शायद पहुंच नहीं पा रही है या काफी नहीं है, तो उससे वो लोग कैसे निपट रहे हैं? स्थिति है अनुभूति जी जो आपने देखा, क्योंकि राशन तो कई लोगों को मिला है। शुरुआत में इतना ज्यादा सरकार का भी प्रेशर था कि जो लोग उनको राशन मिलना चाहिए, फ्री राशन जब लोगों को मिला तो चावल मिला, और उससे भी लोगों ने कहा कि चावल बस से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चावल के साथ में तो उनको और भी चीजें चहना होता है, जिसमें खास करके अगर देखा जाए कि कुछ नहीं है तो तेल और नमक और मिर्चा तो चाहिए होता, कि ताकि लोग नमक और चावल तो खा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। और हाँ, ये जरूर है कि पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं है लोगों के पास में, और सिर्फ चावल मिला। और लेडी जो बोल भी रही थी कि 1 किलो सरकार ने चना दिया, दाल नहीं दिया है। अब उस चने से वो क्या कर सकते हैं, या तो उसको फुला करके, अगर 10 लोग हैं ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर लोग होते हैं, बच्चे भी हैं, उनको तो कहो कि 2 दिन के लिए 1 किलो चना होता है, और 30 दिन तक वो फिर क्या करेंगे। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि खासकर औरतों ने बोला है कि हमको तेल, नमक, मसाला और साग सब्जी हर चीज की तो जरूरत होती है। हम कब तक सूखा खाते रहेंगे, कब तक हम नमक और रोटी खाते रहेंगे। तो इस समय क्या हुआ है कि कुछ रोजगार तो है नहीं, लेकिन बच्चे भी अलग अलग तरह की चीजें मांगते हैं। महिलाएं बोले थे कि हम तो किसी तरह से अपना मन मार लेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं हम उनको कैसे समझाएं। तो जंगली एरिया में आजकल क्या हो रहा है कि एक मुर्री होती है, जड़ी बूटी होती है, और आंवला है, और भैरा है, हर है, और घूंची है। ये जंगलों में ही पैदा होता है। तो बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं गांव में और ऑर्डर देते हैं कि आप ये चीज हमको तोड़ के दो, हम तुमको पैसे देंगे। तो आजकल आदिवासी महिला क्या कर रही हैं कि पैदल जा रही है जंगलों के बीच में, और वहां से वो कच्चा माल ला रहे हैं। कच्चे माल की जो कीमत है वो बहुत ही कम ले रहे हैं। मान लो कि अगर मैं मुर्री की बात करूं तो कच्चा माल तोड़ करके लाएंगे गांव में, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसके बाद में जब व्यापारी आएगा वो 90 रुपए का 5 किलो खरीदेगा। और अगर आप उसका माल बाद में खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 90 रुपए का वो 100 ग्राम मिलेगा। तो मतलब इस रेट में क्योंकि उनको किसी तरह से पेट को तो पालना है अपने बच्चों के लिए। तो मान लो कि महीने में उनके पास में 200 रुपए या 300 रुपए अगर आ भी जाते तो उतने में क्या होता है। खासकर जो मैंने देखा कि पैसे नहीं है, अगर इलाज कराना है तो क्या करें, हम कहाँ जाएं। और अगर बच्चे और भी कुछ मांगते हैं तो मतलब बुरी स्थिति है। लोगों ने बोला कि हम कर्जा भी किससे लेने के लिए जाएं, जो साहूकार हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, उनसे कितना कर्जा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का जुगाड़ है, या जिनके पास है बहुत कम दाम, कम खेती है, या उनके पास कुछ पुराना अनाज रहा होगा, तो या वो लोग उससे कुछ मतलब 2-1 महीने तक लोगों ने कहा कि हमने खाया है। और अभी क्या हुआ कि अब थोड़ा सा जब लॉकडाउन खुल गया है तो वापस से कुछ उनके पति वगैरह हैं जो सोच रहे थे कि पलायन करेंगे, वो वापस जाएंगे प्रदेश में कमाने के लिए। तो अभी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। आपने देखा होगा कि महिलाओं ने मेरे सामने ही ये गाना पेश किया था कि सरकार तुम्हारा हाथ जोड़ो पैया परो, तुम गाड़ी चलाओ मैं भूख लगी। महिलाओं ने कहा कोई चारा नहीं है, आप हमें गाड़ी दे दो। हमने उनसे योजनाओं के बारे में बात किया तो आदिवासी महिलाओं ने यही कहा कि हमें नहीं पैसा चाहिए, हमें नहीं अनाज चाहिए, हमें सरकार से कोई मांग नहीं। हमारी जीवन दायनी जो ट्रेन है, सरकार ट्रेन को अगर चला दे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, योगी जी का नाम लिया कि आप एक ट्रेन हमको दे दो, हम उससे अपना गुजारा चला सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आप जो प्रतिनिधियों से मिले, क्या आपको ऐसा लगा कि उनमें थोड़ी सिंपैथी है, उनमें इस लॉकडाउन के प्रति, जो सारे परिवारों को, ऐसे समुदाय को
इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, कि आपको लगा कि इन सरकारी प्रतिनिधि ऐसी सिचुएशन के प्रति उनमें संवेदनशीलता थी, और क्या वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो समस्या है, जो इतनी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं रोज, वो उसको सॉल्व कर सकें, और कैसे सॉल्व कर सकें? ये हुआ है अनुभूति जी, लेकिन उन गांव में नहीं हुआ है, क्योंकि गांव की दूरी इतना अंदर में है और ऐसे समुदाय हैं जहां पर पहुंच नहीं है, ना सरकारी मतलब अधिकारियों की पहुंच रही है, ना यहाँ के लोकल के बहुत कम एनजीओ है जो वहां पर गए हैं, मैंने उन पर भी सवाल उठाया है। और जो प्रधान प्रतिनिधियां या प्रधान है उनके भी हैं, तो वहां पर इस तरह की संवेदनशीलता नहीं थी। हमने सबसे पूछा है क्योंकि कि क्या है आपको राशन वितरण हुआ है यहाँ, क्योंकि उस दौरान पे ये भी था कि जिन लोगों के घर में खाने के लिए नहीं, उनको पका पकाया भोजन भी देंगे, उनके लिए राशन भी देंगे। और ये भी था कि लोगों के खाते में 1000 रुपए आएगा, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। गैस सिलेंडर के लिए भी खासकर इस तरह की कई सारी जो सरकार ने तो योजनाएं बहुत अच्छी चलाई थी, और उससे ये था कि अगर लोगों को पूर्ण रूप में ये योजनाएं अगर मिल जाती तो बहुत सारी सहूलियत हो भी जाती। तो योजना तो बहुत अच्छी सरकार ने लॉन्च की, लेकिन ऊपर से आते आते जो निचले हिस्से के जो प्रशासन बैठे या जो कर्मचारी बैठे, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुझे ढिलाई दिखी है कि वो योजनाएं पहुंचाने में संवेदनशील नहीं रहे हैं। और खासकर अगर इनका लाभ मिल रहा है तो जो मान लो कि ब्लॉक स्तर है, जहाँ पर छोटे छोटे कस्बे हैं, सिटी टाइप के जो एरिया हैं, वहां पर तो पहुंच पाया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो वंचित समुदाय है, जिनके पास कोई आने जाने का या मांग करने का, चूंकि 3 महीने तक सब कुछ बंद था, कैसे कहाँ पे अपनी मांग भी कर सकते हैं जाकर के, तो वो मुझे उतना दिखा नहीं है इलाके में। और वो मैं ही नहीं बोले, वो तो लोग खुद में बोल रहे हैं, उनकी आवाजें आपको बोल रही हैं। जैसे एक महिला थी जिनका नाम था निराशा। अब उनके पास में जब हम गए, और जिस दिन मैं गई थी नमक और चावल उनके घर में बना था, और मैं देख रही थी उनके 6 बच्चे हैं, पति पत्नी वो है, उनका छोटा सा घर है, टूटा फूटा घर है रहने के लिए। उनके पास में राशन कार्ड भी नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं है, आवास भी नहीं है, गैस सिलेंडर भी नहीं है। तो मैं एक परिवार की ये बात बता रही हूँ। और लॉकडाउन के बाद से जब सब कुछ बंद है, उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो दिमागी तौर पे वो क्या बोले क्या कहें, बस वो बोले जा रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, 3 महीने में बच्चों को क्या खिलाऊं, और अपने बच्चों को मतलब उल्टा सीधा बोले जा रही थी। तो दिमागी हालत भी उन लोगों की इतनी अच्छी नहीं अब है। जी, और मतलब रोज के रोज ना पता कर पाना कि कल कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं, उससे बिल्कुल मतलब मानसिक स्थिति बहुत ही उस पर स्ट्रेन पड़ता है। और इसके बारे में हम ज्यादा शायद बात करते नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट होता है ऐसे सिचुएशंस का। तो कविता जी, फिर से मैं मनरेगा पे वापस आना चाहूंगी। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी धनराशि नहीं मिली है, तो क्या आपको कोई भी ऐसा एक रिस्पोंडेंट या कोई भी ऐसे इंसान जैसे इन समुदाय में मिले जिन्होंने काम किया था और उनको अपनी धनराशि मिली मनरेगा के थ्रू? हम जब दूसरे गांव में गए थे, रामपुरिया गए थे, वहां पर कई औरतों ने बोला कि उनको धनराशि मिल गई है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक तरह से पूरी हम योजना को नकार रहे हैं। कई जगह पर ऐसा है कि लोगों को काम भी मिला है, पूरे पैसे भी मिले हैं। तो ये हुआ है। और एक महिला हमें ऐसे भी मिले हैं जिनके बेटे की शादी अनुदान का रुपए भी मिला है, उनको पूरा जॉब कार्ड में जितने दिन उन्होंने काम किया उनको पूरा का पूरा पैसा भी मिला है। लेकिन लेकिन मैंने ये भी देखा कि ये वैसे लोग हैं जो थोड़ा सा जानकारी है, उनको थोड़ा सा बोलने में मतलब ये है कि मैं अपने अधिकार को ले सकती हूँ, वो जाने में थोड़ी सक्षम है। तो उस महिला ने तो पूरा अपना ले चुकी थी। लेकिन बाकी और भी जो लोग हैं, जैसे अगर मैं ऊंचा डी की बात करूं, वहां पे बहुत सारे मतलब लोग थे जिनको नहीं मिली थी मजदूरी,
और रामपुरिया में बहुत सारे लोग थे जिनको मिल गई थी मजदूरी। तो दोनों तरह की चीजें थी, लेकिन और भी जो बाकी योजनाओं के लाभ थे वो नहीं थे उनमें, वो नहीं मिले थे। लेकिन ये भी था ना एक अनुभूति जी कि ये था कि ये काम का जो सिलसिला होगा मनरेगा के तहत तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन 25 दिन काम करा करके और फिर बंद हो गया काम। तो सिर्फ लोगों ने कहा कि 15 दिन काम मिला है। 15 दिन काम में हम कितना काम लोग कर लेंगे? क्या उससे आपका 6 महीने का खर्चा निकल पाएगा? फिर उसके बाद में क्या करेंगे? अगर जिन लोगों को पैसा मिल भी गया मान लो, तो क्या होता है जिनके पास 10 लोगों का परिवार है, तो फिर आगे क्या है? तो मतलब वो भी लोग बोल रहे थे जी। और जो आपने सरकारी कार्यकर्ताओं से बात की कि प्रधान को छोड़ के जैसे आप लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर से मिले उस तहसील के, तो उन्होंने जैसे बताया कि कई बार अकाउंट नंबर अगर गलत हो जाए तो इसलिए धनराशि नहीं जा पाती। क्या उन्होंने कोई और ऐसे कारण बताए जिनकी वजह से हो सकता है कि धनराशि ना गई हो? पहली बात तो यह कि प्रधान ने लोगों से नहीं बताया कि कमी क्या है, आपका खाता गलत है कि आपका आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है। क्योंकि जब लोगों को वो जानकारी सरकारी कर्मचारी दे दे, प्रधान दे दे, तो लोगों को अपनी तरफ से प्रयास होता है कि हम जा करके अपने खाता को सुधरवाएंगे। अब उनको पता ही नहीं है कि हमारे खाता में गड़बड़ी है, हमारा नाम में गड़बड़ की और कोई दिक्कत है। तो जब वो कह रहे हैं कि हम प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान बोलते हैं कि अब पैसा नहीं आएगा या सरकार से पैसा आया नहीं है, तो जवाबदेही भी उनको ठीक से मिलती नहीं है ताकि वो भी संतुष्ट हो पाए। और तो क्या प्रधान को पता होता है कि अकाउंट संख्या गलत है इसीलिए पैसे नहीं आ रहे, या क्या वो बस उनको टालने के लिए ऐसे कारण देते जाते हैं? अमूमन ये होता है कि टालने के लिए चीजें बोल दी जाती हैं लोगों को। और बहुत चीजें हमको गांव में सुनने के लिए मिला कि कुछ लोग हैं जिनका मतलब आधा पैसा आ गया है या पैसा उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे खाते से जा चुका है। आप ये समझिए कि जो रूल्स है, ठीक है ना, कि रूल्स है कि आपका अगर जॉब कार्ड बना हुआ है तो आप कितने दिन काम किए हैं, कौन कौन लोगों ने काम किया है, वो एंट्री होना बहुत जरूरी है। हाजिरी अगर चढ़ जाएगी तो लोगों को एक आत्मविश्वास होता कि ये रिकॉर्ड उनके पास में है, अगर कहीं पर लेकर के जाना है तो वो जाकर के उसको दिखाएं। लेकिन अगर उनका जॉब कार्ड अधूरा है, प्लेन रखा है, कुछ उनके पास सबूत ही नहीं है और उन्होंने काम किया, तो शिकायत भी जाकर के किस आधार पे लोगों से करेंगे वो। और जो प्रधान से जब हमारी बात हो रही थी तो सटीक जवाब उनके पास नहीं था। जैसे हम उनसे बहुत सारी जानकारी पूछ रहे थे, जो मतलब सारी चीजें वीडियो में शामिल नहीं हो सकती। हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने का काम आया है, कितना बजट आया है आपके गांव में, तो उनको नहीं पता था कि पता नहीं है मेरा बेटा काम कराता है या जो दूसरे लोग हैं वो काम कराते हैं। तो मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। क्या मैं उनको फोन करके आपके पास में बुला दूं, आप उनसे बात कर लीजिए, आप सचिव से बात कर लीजिए। तो हमें लग रहा था कि आप प्रधान है और अच्छा होगा कि हम आपसे बातचीत करें। तो हाँ, और ये मतलब ये कल्चर बोलूं या जो इलाके में है बुंदेलखंड में, या मैं पूरे यूपी में भी बोलूंगी कि जितने भी महिला प्रधान है उनके पास से अधिकार नहीं देते हैं लोग, या उनके पति या बेटा या और भी जो गांव के लोग हैं कि वो खुद में काम को संभाले। तो बहुत कम जानकारी है भी उनको, तो इसलिए भी वो पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ में जवाबदेही नहीं दे पाती हैं। तो मतलब अगर वो तो जब लोगों को परेशानी होती है तो वो उसी महिला प्रधान के पास ही जाते हैं ना, और फिर वे आगे जाके जिनके पास एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनसे बात करती हैं। ब्लॉक में भी जाते हैं, बीटीओ के पास भी लोग जाकर के दरखास्त दिए, सचिव से भी मिले हैं। तो जिनका पैसा पड़ा, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो तो हर कोशिश करते हैं कि हमने मेहनत किया है तो हमें वो पैसा चाहिए। लेकिन उसके लिए जब जवाब ही नहीं मिलना, कुछ करना नहीं, तो लोग डरते भी है ना कि जो वहाँ का पावरफुल व्यक्ति है, प्रधान जी जिनके अंडर में है, तो फिर आगे के लिए भी तो लोगों को सोचना पड़ता है जी बिल्कुल कि क्या होगा आगे। रहना तो उनको उसी गांव में है, आंदोलन करेंगे, कहीं पर जाकर के उनके खिलाफ में बोलेंगे,
तो रहना तो उनको उसी गांव में है, तो फिर आगे क्या होगा उसके लिए रास्ता। तो इससे अच्छा काम कर लिया, देखो मिलता तो मिलता, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। तो ये भी सारी चीजें हैं जी हाँ। और ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं है। जैसे हमें अरुण जी भी बता रहे थे कि टेक्स्ट बुक में तो समझ जाते हैं कि ठीक है यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, लेकिन हम ये सब नहीं सोचते कि गांव में एक जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, कुछ लोगों के पास ज्यादा ताकत होती है, कुछ के पास कम होती है। लोगों को अपने रोज के रोज भी नहीं सोच सकते, उनको अपने आगे का भी सोचना होता है, उसी गांव में रहने के बारे में भी सोचना होता है। अब उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं, मैं थोड़ी आपकी बात को काट रही हूँ, कि जब हम प्रधान से बोल रहे थे और प्रधान हमसे पूछ रहे थे कि तुम लोगों का नाम बताओ कि कौन कौन लोग हैं, तो हम नाम नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम इनका नाम बताएंगे तो हम तो उस गाँव में रहेंगे नहीं, हम तो वहाँ से रिपोर्टिंग करके चले। लेकिन बाद में वहाँ पे लड़ाई होगा, प्रधान का दबाव होगा, या जो प्रधान प्रतिनिधि है वो क्या बोलेगा। तो जब हम उस महिला से बोल रहे थे, हम प्रधान से जब हम नाम बता रहे तो बहुत भड़क रहे थे, ये कैसे बोल सकती है, और मैं तो उसके घर में गई हूँ, वो नहीं आई है कहने के लिए, कोई शिकायत करने के लिए नहीं आई है। तो हमें लग रहा था, हम उससे प्रधान से बोल रहे थे कि हम उनके पास में गए हैं, हमने जा करके पूछा लोगों से, हम जान रहे थे लोगों से कि क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको ये योजनाओं के लाभ मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो ये भी है कि गांव में लोग फिर दुश्मनी भी भंजाते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, और उसकी कल्चर में उनको रहना, उनके बच्चों को रहना है। तो ये भी एक चीज है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमारा टाइम, जैसे हम 2 मिनट आगे चल रहे हैं, पर एक आखिरी सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी। आपने उन बुजुर्ग औरत के बारे में बताया था जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अलग अलग लोगों से मांग कर 70,000 का कर्ज लिया था। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस जो समुदाय में जो लोग हैं, क्या वो हमेशा ही ऐसे अनौपचारिक रूप से पैसे उधार करते हैं, या उनको थोड़ी नॉलेज, उनको थोड़ी जागरूकता है कि फॉर्मल सोर्सेज या औपचारिक रूप भी हैं जहाँ से वो पैसे ले सकते हैं? जानकारी का बहुत अभाव है, जानकारी उतनी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, और कुछ इस तरह के जो मैंने आबादी बोले कि जो आदिवासियों का इलाका है, वहाँ पर जानकारी का अभाव नहीं है। तो सिर्फ योजना की बात नहीं है, जैसे हम उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि हम सरकार की चोरी करते हैं। तो मैंने कि आप कौन सी सरकार की चोरी करते हैं? तो बोल रहे थे कि हम तो सरकार की चोरी करते हैं, हम जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, जब हम स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वहां पर हमसे पैसे लेती है। तो मतलब ये अधिकार को जानना कि आप जंगल के बीच में रहे हो, आप सदियों से आप पहाड़ों के बीच में बसे हो, ये जंगल आपका है, इसमें और किसी का अधिकार नहीं है, तो आप चोरी क्यों करते हो? आप हक से कहो ना कि हम यहाँ से लकड़ी काट के हम बेच सकते हैं। अगर मैंने अपने द्वारे में एक पौधा लगाया है, मैंने उसको पानी दिया, खाद दिया, पेड़ को मैंने बड़ा कर दिया है और फल देगा, तो मेरा पेड़ किसी और का नहीं है। तो जानकारी का अभाव हर स्तर पर। अगर आप जो पूछ रहे हैं, तो अक्सर ये होता कि जैसे बहुत सारी सरकार ने योजना लॉन्च की है कि उनको लोन भी वो ले सकते हैं, शादी का अनुदान का पैसा, या बहुत सारी जो योजनाओं का लाभ लोग ले सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ले पाते हैं, उसमें भी बहुत, मैं आपको क्या बोलूं, 10% ही मैं बोल सकती हूँ पूरी आबादी को लेकर के, लेकिन बाकी लोगों को नहीं हो पाता। और औपचारिक रूप में लोग लेते हैं, चाहे बीमारी के लिए हो, लोग जा करके साहूकारों से, या जो गांव के जो बड़े किसान है या लोग हैं उनसे जा करके लेते हैं, चाहे शादी के लिए हो या कोई प्रोग्राम के लिए हो। तो ये कॉमन चीज है बुंदेलखंड में, लोग करते हैं। लेकिन ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से मुझे समझ आ रहा है कि वो साहूकार के पास या बड़े किसान के पास चले गए। बैंक के पास जाना या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना शायद कम है। बैंक के पास में जो लोग जाते भी है ना, उनको इतना ज्यादा परेशान भी किया जाता कि क्या कर सकते, उनको इतना चक्कर लगाना पड़ता है। हर जगह पर यहाँ पर दलाल बैठे हैं,
दलालों को अगर आपको मान लो कि मिलना है 100 रुपए, और 100 रुपए में अगर आपको 75% अलग अलग हिस्से में खर्चा करना हो, फिर उसके लिए आपको भाड़ा किराया लगा करके जिले तक जाना, 1000 कागज बनवाना है, और 100 रुपए में आपको 75 रुपए दे दिया, 25 रुपए मेरे पास में आया, फिर उसके बाद मेरे को उसका जो प्रतिशत सरकार को कर्जा भी भरना है लोगों का, तो फिर उसमें से क्या होगा? तो कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है हम यही कर लेते हैं, जो हमारे पास साहूकार है, जो गांव के लोग वो एक चारा बचता है, तो बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं उसके लिए। तो हाँ, मतलब इतना आसान, अच्छे लोगों के लिए इस समय आसान नहीं हो। तो मैं आदिवासियों की बात कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई चीज की लोन ले लूँ, अगर मान लो मेरे को होम लोन लेना है, साधारण सी बात, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब मुझे होम लोन लेने के लिए इतनी सारी चीजें करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें करना पड़ेगी, शायद मैं उसको पूर्ति नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने घर में बैठ जाऊंगी। तो वो तो एक ग्रामीण कमाने खाने वाला व्यक्ति 50,000 रुपए के लिए वो कितने पापड़ बेलने के लिए जाएगा? तो दोनों तरह की चीजें हैं, लोग हारी मान जाते हैं। सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, ग्रामीण स्तर के लिए सरकार सोचती है, लागू करती है, लेकिन अगर सही तौर से अगर ये जो नियम और सिस्टम बने हुए हैं कि आपको कहीं पर दलाली नहीं देना, आपको कहीं पर पैसे नहीं देना, आपको फटाफट काम हो जाएगा, तो वो साधारण से अगर लोगों तक योजना पहुंच जाए तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं और लोग खुशहाल हो सकते हैं, लोग उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल कविता जी, तो मेरे ख्याल से वही मेरा आखिरी सवाल था। हमें बहुत पता चला आपसे और अरुण जी से भी, जो कॉल में थे अभी, लेकिन वो अभी ड्रॉप ऑफ हो चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें जान के कि आपने जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखी उसके बारे में सरकारी या केंद्रीय लेवल पे कैसे सोचा जा रहा है अरुण जी से, और जो चीज़ें शायद हमने वीडियो में ना देखी हो उसके बारे में भी आपने हमें काफ़ी बताया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अरुण जी का भी। इसके साथ मेरे ख्याल से मैं ये सेशन क्लोज करना चाहूँगी। ये सेशन YouTube पे अवेलेबल है, और हमारी जो अगली कहानी है वो कविता जी कवर करने जा रही हैं, वो होगी महिला किसानों पर, और वो भी जल्द आएगी। और उसके बाद हम ऐसा ही एक और आउटरीच सेशन करेंगे कविता जी के साथ, और हमारे पास एक और कोई एक्सटर्नल गेस्ट के साथ। तो उसके लिए आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कविता जी और अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।